नमस्कार, जनादेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरिंद में। बिहार विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। नेताओं और महागठबंधन हो या एनडीए या फिर तीसरा मोर्चा, हर पार्टी अपनी ओर से जोर आजमाइश में लगी हुई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बिहार पहुंचे। उन्होंने बांका में एक बड़ी चुनावी रैली को संबोधित किया है। उन्होंने कहा है कि अगर बिहार बदलेगा तभी देश बदलेगा और बिहार को बदलने और विकास के रास्ते पर ले जाने के लिए पीएम मोदी ने बिहार की जनता से एनडीए को जिताने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री के संबोधन में किन बातों पर रहा जोर और क्या है विपक्षी दलों का पलटवार, इस मुद्दे पर आज हम करेंगे जनादेश में चर्चा। लेकिन सबसे पहले शुरुआत इस वक्त की चुनावी हेडलाइंस पर। बिहार के चुनावी महासंग्राम में उतरे पीएम मोदी। बांका में साधा निशाना, कहा अहंकारी हैं नीतीश, उन पर नहीं कर सकते हैं भरोसा। बुलेट से विनाश और बैलेट से विकास का पीएम ने दिया नारा, कहा बिहार के विकास से ही होगा देश का विकास। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पलटवार। लालू ने कहा भाषणों से नहीं भरता पेट। नीतीश का सवाल, आरक्षण पर पीएम क्यों है मौन। सोनिया गांधी की कल से बिहार में चुनावी रैलियां। कहलगांव, वजीरगंज से चुनाव प्रचार की करेंगी शुरुआत। तो सुर्खियों के बाद में अब बात आज के मुद्दे की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनडीए की ओर से खुद प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वो लगातार बिहार के विकास की बात कर रहे हैं। कल भाजपा ने बिहार के लिए विजन डॉक्यूमेंट जारी किया तो आज पीएम मोदी ने उसे जमीन पर उतारने का वादा जनता के साथ किया है। प्रधानमंत्री के संबोधन में किन बातों पर रहा है जोर, जरा इस रिपोर्ट को देखिए, फिर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के बांका में चुनावी सभा में विकास के नाम पर वोट मांगा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि बिहार के विकास से ही भारत का विकास होगा। एनडीए की जीत के साथ बिहार में दो दिवाली देखने को मिलेंगी। बिहार के आगे बढ़े बिना हिंदुस्तान कभी आगे बढ़ नहीं सकता है। और भारत को आगे बढ़ाने के लिए हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है बिहार को आगे बढ़ाना। नीतीश पर तंज कसते हुए कहा कि केंद्र अगर पैकेज की राशि भेजेगी तो नीतीश सरकार राशि लेने से इनकार कर सकती है। 1,65,000 करोड़ रुपया, लेकिन पता नहीं आएगा कि नहीं आएगा। भाइयों बहनों, मुझे बताइए, अभी जो सरकार है उनके हाथ में 1 रुपया देना चाहिए क्या? जरा बताइए, देना चाहिए क्या? अगर दिया तो कुछ आपके पास पहुंचेगा क्या? और उनका तो अहंकार ऐसा है कि पता नहीं मैं भेजूं तो भी वापस कर दे शायद। हम सब ने मिलकर तय किया कि तुरंत बिहार में मदद पहुंचानी चाहिए कोची के भाइयों के लिए, तो सरकार ने 5 करोड़ रुपए का चेक भेजा। इस महाशय को ऐसा गुस्सा आया, वापस कर दिया। महागठबंधन पर तंज कसते हुए प्रधानमंत्री ने बिहार की जनता को अहंकार, वंशवाद और विकासवाद में से किसी एक को चुनने की अपील की। बिहार ने सामंतवाद भी देखा है, बिहार ने पूंजीवाद भी देखा है, बिहार ने अहंकारवाद भी देखा है, बिहार ने अलगाववाद भी झेला है, बिहार ने फांसीवाद भी झेला है और बिहार ने वंशवाद भी झेला है। भाइयों बहनों, सब कुछ प्रयोग आप कर चुके हो। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। उन्होंने माओवादियों से बुलेट को छोड़कर बैलेट का इस्तेमाल करने की अपील करते हुए कहा कि बुलेट से विनाश होगा और बैलेट से विकास। मैं माओवाद के रास्ते पर गए हुए नौजवानों से कहना चाहता हूं
से कभी समस्याओं का समाधान नहीं होता। धरती को खून के रंग से लाल कर करके आप भाग्य नहीं बदल सकते। समय की मांग है, हिंसा का रास्ता छोड़िए, मुख्य धारा में आइए। बैलेट की कोख से विकास पैदा होता है और इसलिए मैं ऐसे नौजवानों को कहना चाहता हूं, बुलेट का विश्वास छोड़ दीजिए, बैलेट पे भरोसा कीजिए। बुलेट ने विनाश दिया है, बैलेट विकास की गारंटी है और इसलिए हम बैलेट पर भरोसा करें, मतदान पे भरोसा करें। प्रधानमंत्री ने पैकेज पर हो रही राजनीति पर भी इशारों में विरोधियों पर निशाना साधा। आज दिल्ली की सरकार ने बिहार के लिए अपनी तिजोरी खोल के रख दी है और ये दिल्ली सरकार कोई उपकार नहीं कर रही है, ये दिल्ली सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है। ये बिहार का हक है जो आज तक दिया नहीं जाता था, वो देने का सौभाग्य आपने मुझे दिया है, इसलिए संभव हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आप देख रहे थे कि तरीके से बांका में प्रधानमंत्री की आज से रैली हुई और पूरी तरीके से बात कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ विकास पर केंद्रित रही है। कौन से ऐसे मुख्य बिंदु हैं जिसको लेके आज से सियासत में किस प्रकार का बदलाव बिहार में देखा जा रहा है, उस मुद्दे पे बात करने के लिए दो खास मेहमान इस वक्त स्टूडियो हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार हरीश गुप्ता जी हैं, इसके अलावा वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी हमारे साथ स्टूडियो मौजूद हैं। हमारी सहयोगी ऋतु वर्मा बांका से हमारे साथ मौजूद हैं, इसके अलावा पटना से हमारे सहयोगी राजेश राज मौजूद हैं। राजेश, पहले रुख आपका ही करते हैं क्योंकि हमने देखा है कि बांका में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने लगातार एक विकास की बात कही है, लेकिन अगर हम विपक्षी दलों के लिहाज से देखें तो महागठबंधन का फोकस किस चीज़ पे नजर आ रहा है? क्योंकि लगातार कुछ परंपरागत बातें कही जा रही है। क्या वही पीछे जो 90 का दशक था वही एक बिहार की बात है या कुछ आगे बढ़ने की बात भी नजर आ रही है? हाँ, देखिए आर्येंद्र, जहां तक महागठबंधन का सवाल है तो निश्चित रूप से 2005 में जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनते हैं, न्याय के साथ विकास करने की बात करते हैं। उनकी जो यात्रा होती है उन तमाम यात्राओं में ये जिक्र करते हैं कि ये न्याय के साथ उनकी विकास की यात्रा है। सुशासन बाबू नाम उनका होता है, हालांकि उस सरकार में भारतीय जनता पार्टी भी साथ होती है, लेकिन समय के साथ उनका जो सुशासन बाबू का चेहरा है वो बदलता चला जाता है और भारतीय जनता पार्टी चूंकि विकास की बात कर रही है, केंद्र में जो सरकार है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली वो विकास के एजेंडे की बात करती है, तो नीतीश कुमार विकास की बात तो करते हैं लेकिन आरक्षण जैसे मुद्दों पर वो अपने जो उनके मतदाता हैं उनको रिझाने की कोशिश भी करते हैं। तो जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स रही है जेडीयू और आरजेडी की, उस पॉलिटिक्स को एक बार फिर बढ़ाने की कोशिश की जाती है। मोहन भागवत के बयान पर के सवाल पर लालू प्रसाद और नीतीश कुमार एक बार फिर मुखर नजर आते हैं और आज प्रधानमंत्री की जो चुनावी रैली, पहली रैली थी, उस रैली के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट करके आरक्षण के सवाल पर एक बार फिर अपनी मंशा जो है वो जताने की कोशिश भी की। जी राजेश। आर्येंद्र, बिल्कुल, आप राजेश हमारे साथ रहिएगा, आपके पास से फिर से हम लौटेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में भी खास मेहमान बने हुए हैं। हरीश, आपको लगता है कि जो बात आज प्रधानमंत्री ने बांका से कही है, एक तरीके से विकास बात का नारा दिया है, उस राज्य में जहां पे जातवाद एक परंपरागत राज्य की पहचान के तौर पे रहा है, वहां पे किस तरीके से देखते हैं आप इस पूरे मुहिम को प्रधानमंत्री की ओर से? देखिए, ये विदेश यात्रा से लौटने के बाद प्रधानमंत्री की पहली इलेक्शन रैली थी और मैं समझता हूं कि इस बार उनका फोकस सिर्फ विकास था और कुछ फोकस नहीं। उन्होंने पिछली बार की तरह, यानी ऐसा नहीं कि सारे मुद्दों को लपेटा, विकास पर रहा और उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं देखता हूँ सिग्निफिकेंट जी, उन्होंने किया कंपैरिजन बिहार का झारखंड से। उनका ये कहना था कि झारखंड में भाजपा की सरकार है जो अभी रिसेंटली बनी है और 29वें नंबर से वो तीसरे नंबर पर आ गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो उन्होंने कहा कि जो भाजपा की सरकारें हैं उनकी परफॉर्मेंस देखिए और इतना पैसा जब केंद्र सरकार देगी और मैं अपना खजाना बिहार के लिए खोल दूं जी, तो बिहार ने क्या किया? बिहार 27वें नंबर से कहां पहुंचा? नीतीश जी के नीचे। तो
ये जो बात है, जो वहां के युवक को उन्होंने खासतौर से अपील की जी और बताया, 3 उदाहरण दिए जी, काला आजार बीमारी का उदाहरण दिया, हाँ। उन्होंने मुद्रा बैंक का उदाहरण दिया। 3 लाख लोग बिहार में जुड़ भी गए, लोन ले चुके हैं, उसमें तो जिक्र किया उन्होंने बताया कि किस ढंग से, तो वो जो अपील कर रहे हैं बेसिकली वो उस यंग वोटर को अपील कर रहे हैं। उन्होंने कास्ट की कोई बात नहीं की, हाँ। उन्होंने सिर्फ विकास की बात की। हाँ। जिस वोट ने उनको लोकसभा चुनाव जिताया था जी, वो वापस उसी वोटर को कह रहे हैं कि भाई अब आप मुझे एक बार फिर भरोसे के साथ, और विकास के मुद्दे पे ही वो टिके रहना चाहते हैं। हमारी सहयोगी रितु वर्मा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं बांका से। बांका वो जगह जहां पे आज प्रधानमंत्री ने रैली की है। इलेक्शन की तारीखों के घोषित होने के बाद में ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बिहार में पहली चुनावी रैली है। रितु, आप लंबे समय से, कहा जाए महीनों से बिहार में है और हर राज्य का, हर जिले का दौरा भी कर रही हैं। आज जब बात विकास बात की कही जा रही है, तो जो जनता मौजूद थी उस रैली में, जिसके बारे में कहा जा रहा है एक बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, उनसे बात करके आपको क्या लगा? उनके मन में क्या चीज है? देखिए अरेंद्र, जिला जिला घूमने में जो हमने पाया, लोगों की जो समस्याएं हैं वो बुनियादी समस्याएं हैं। शिक्षा, पानी, स्वास्थ्य, बिजली, रोजगार, पलायन, ये 5-6 समस्याएं हमें हर जिले से सुनने को मिली लोगों से। और जिस तरह से 12 तारीख को पहले चरण का चुनाव है, 10 जिलों में बांका है, और इस इलाके के जितने ये जो जिले हैं जिसमें पहले चरण में चुनाव होना है, इसमें सभी पार्टियां अपना अपना प्रचार कर रही हैं, पार्टी के नेता मौजूद हैं। तमाम नेता जो बातें कर रहे हैं, अगर महागठबंधन के नेताओं की बात करें अरेंद्र पहले, तो जिस तरह से वो अगड़ों पिछड़ों की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं, और जो मूल मुद्दे जो हैं, जो बुनियादी सुविधाओं के मुद्दे हैं, जिनका सरोकार सीधे सीधे किसी राज्य के विकास से है, इंसान के विकास से है, उसके जीवन शैली के परिवर्तन से है, उसके बारे में नहीं बात हो रही। उसकी एक कारण ये भी है, उनका मानना है कि उसका जवाब देना पड़ेगा इन पार्टियों को, क्योंकि महागठबंधन की तीनों पार्टियां सत्ता में एक लंबे समय तक रही हैं। कांग्रेस 40 साल तक, आरजेडी 15 साल तक, जेडीयू 10 साल तक। वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बांका के मन से एक बार फिर विकास की बात की, उन्होंने एक बार अपील भी की जनता से और कहा कि नीतीश कुमार के अहंकारवाद की जगह विकासवाद को आप चुनिए। विकास की तरफ जो उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बिहार की जनता की जितनी भी समस्याएं हैं उनका समाधान विकास है। और इस मन से उन्होंने केंद्र की तमाम गरीबों के प्रति जो उनकी योजनाएं रही हैं उनको गिनाया। देखिए सीधे किसी पे ना तो कटाक्ष करा, ना तो जवाब दिया, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि मेरी सरकार पहले दिन से गरीबों की सरकार रही है और गरीबों के लिए हम काम कर रहे हैं और यहाँ की जनता को समाधान भी विकास से ही मिलेगा। तो ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री ने आज एक बार फिर दोहराया पुरजोर तरीके से कि इस बार का बिहार का चुनाव विकास के मुद्दे पर ही होगा और विकास ही सबसे बड़ा एजेंडा होगा इस बार के चुनाव का। और विकास का कहीं ना कहीं केंद्र बिंदु में रहेगा। सत्यप्रकाश, आपको लगता है कि ये जो बात आज प्रधानमंत्री ने कही, क्योंकि उनके संबोधन के बाद में सब जगह राजनीतिक गलियारों में भी और कहा जाए मीडिया में भी इस बात की चर्चा है कि वो प्रधानमंत्री का भाषण सिर्फ विकास पर ही केंद्रित था, इसके अलावा कोई बात नहीं की। किस प्रकार की अपेक्षा बिहार की राजनीति लगाए बैठे हुए खासतौर से विपक्षी दल? देखिए, विपक्ष ने इस बार के चुनाव को एक दूसरे ढंग से एक दूसरी दिशा देने की कोशिश की है। आपको अगर ध्यान में हो तो लालू प्रसाद यादव जी ने कहा था इस बार का चुनाव अगड़ी और पिछड़ी जाति के बीच और एक तरह के संघर्ष, FIR भी दर्ज हो गई और इसके कारण उन पे एक मुकदमा भी था। लेकिन इस तरह से लोगों को जाति के नाम पे पोलराइज करने की बात हो रही है। ये प्रधानमंत्री जी ने, मुझे लगता है कि उन्होंने जानबूझकर जाति वाली कोई बात नहीं की है, आरक्षण वाली कोई बात नहीं की है। और अब तक जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो एक विकास के मुद्दे को उठाने वाले नेता के रूप में, उन्होंने यही कोशिश की है। लोकसभा के चुनाव में ये विकास का मुद्दा सफल हुआ है और कई विधानसभा चुनावों में सिर्फ विकास के मुद्दे, सबका विकास सबका साथ, ये जो उनका नारा है इसके साथ वो सफल रहे हैं और इसलिए इसी बात पे उन्होंने जोर देने की कोशिश की है। लेकिन एक जो अहम चीज है वो एनडीए के तरफ से प्रधानमंत्री जी की पहली रैली है चुनाव घोषणा के बाद। इस रैली में जिस तरह से उन्होंने मुद्दे उठाए हैं और जिस तरह से लोगों का रिस्पॉन्स रहा है, उससे ये पता चलता है कि इस बार के चुनाव का जो टोन और टेनर है और एनडीए के चुनाव प्रचार का किस तरह से वो दिशा, कौन सी दिशा में जाएगा, इसका ये पता चलता है। बिल्कुल। हरीश जी, आपको क्या लगता है कि प्रधानमंत्री की हमने रैली देखी और खत्म होने से बमुश्किल कुछ वक्त ही बीता होगा कि एक ट्वीट आता है और बात आती विपक्ष की ओर से, नीतीश कुमार कहते हैं कि साहब आरक्षण के मुद्दे पे प्रधानमंत्री मौन क्यों है? कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री के नाते विकास की बात कर रहा है और आप आरक्षण वाले मुद्दे को लेकर जा रहे हैं, क्या जनता के मैसेज देना चाहते हैं? क्या वही सब चीज जो बिहार की पहचान रही है या विकास की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं? इन दोनों के बीच का अंतर। देखिए, प्रधानमंत्री जी आरक्षण के मुद्दे पर नहीं बोलना है, क्योंकि उससे पहले अगर आपको याद होगी कि अमित शाह लगातार बोले जा रहे हैं
और उन्होंने कहा है कि आरक्षण के मामले में भाजपा की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, क्लियर है, तो उसमें कोई मतभेद नहीं है जहां तक पार्टी का ताल्लुक है। दूसरा सवाल है कि वो जिस सेगमेंट को एड्रेस करने के लिए चाहते हैं, उन्होंने कहा कि जो लोग बिहार छोड़ छोड़ के बाहर नौकरियों की तलाश में जा रहे हैं जी, मेरा लक्ष्य है उनको बिहार में रोकना। वो उस सेगमेंट को एड्रेस कर रहे हैं और लालू और नीतीश उनको आरक्षण पे ले जाना चाह रहे हैं। तो प्रधानमंत्री जो हैं उनके पाले में जाके खेलेंगे कि वो अपना पाला जो उनका है, जो उनकी ताकत है, जिन पे लोग भरोसा कर रहे हैं और लोग यह मानने लगे हैं कि धीरे धीरे भारत आर्थिक मामले पर सही रास्ते पर दिखने लगा है। अभी वो जैसे बोलते हैं कि ग्राउंड के ऊपर नहीं आ रहा है, हाँ। उसका मैसेज जो है वो कितनी तेजी से आगे जाए, शायद प्रधानमंत्री जी वही मैसेज बार बार अपनी ताकत से उसको। और हम ये भी मानते हैं कि बिहार की जनता भी परिपक्व है, कम से कम वो तमाम चीजों के बीच की जो राजनीति है उसको भी समझती है। हम रुक करेंगे हमारे सहयोगी राजेश राज जो पटना से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजेश, कल से सोनिया गांधी भी अपना प्रचार कर रही है, लेकिन ये वो क्या बात एक नजर आ रही है कि महागठबंधन के जो तमाम दल हैं, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेडीयू हो, उसके अलावा कांग्रेस हो, अलग अलग प्रचार करते नजर आ रहे हैं। महज एक रैली को छोड़ के ये साझा प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं, क्या वजह है? देखिए, जहां तक महागठबंधन का सवाल है आर्यन, तो निश्चित रूप से यह जो सवाल है, आपने जो सवाल पूछा, ये बहुत मौजूद सवाल है और कहीं ना कहीं बिहार की जनता के ज़हन में भी यह सवाल लगातार कौंध रहे हैं कि आखिर जो महागठबंधन बनाने का ऐलान किया जाता है और इस गठबंधन के तमाम जो घटक दल हैं वो अलग अलग प्रचार अभियान पर निकलते हैं। जब चंपारण से राहुल गांधी ने अपनी यात्रा की शुरुआत की थी, उस मंच पर भी नीतीश कुमार और लालू प्रसाद जब नहीं पहुंचे तो राजनीतिक गलियारों में यह सवाल निश्चित रूप से उठा कि आखिर ये कौन सी बात है कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार और कांग्रेस एक साथ तो आते हैं लेकिन मंच जो है वो साझा करने से गुरेज करते हैं, परहेज करते हैं। एक बार फिर सोनिया गांधी आ रही हैं, भागलपुर में उनकी रैली होनी है और उसमें जो गठबंधन के साथी हैं वो नहीं जाएंगे। लालू प्रसाद अपनी रैलियां अलग कर रहे हैं, नीतीश कुमार अलग कर रहे हैं। आपको शायद याद हो कि राहुल गांधी ने एक जो करप्शन के खिलाफ जो ऑर्डिनेंस का सवाल था, उस जो ऑर्डिनेंस की प्रति थी उसको फाड़ दिया था। हाँ। और उसके बाद चारा घोटाले में कन्विक्शन होने के बाद लालू प्रसाद को जेल जाना पड़ा था और तब से ऐसा समझा जा रहा है कि लालू प्रसाद और राहुल गांधी के रिश्ते जो हैं वो तल्ख हैं। हालांकि सोनिया गांधी से इनके रिश्ते अच्छे जरूर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी लालू प्रसाद के साथ मंच साझा करने से परहेज करते रहे हैं और लालू प्रसाद भी राहुल गांधी के साथ मंच साझा करने से परहेज करते रहे हैं। हालांकि चंपारण की रैली में तेजस्वी जो उनके बेटे हैं वो जरूर उस मंच पर गए थे, लेकिन लालू प्रसाद थे नहीं। बिल्कुल, एक दूरी कहीं ना कहीं लंबे समय से राजेश दूसरी वजह ये भी देखने को मिल रही है। राजेश, आप रहिए हमारे साथ में। सत्यप्रकाश जी, आपको लगता है कि सोनिया गांधी जो कोशिश करने का दौर कल से देखने को मिलेगा बिहार में, जो कोशिश कर रही है, भागलपुर को ही उन्होंने चुना है, कहलगांव विधानसभा को, क्या वो बड़ी वजह लगती है इस जगह को चुनना? क्योंकि भागलपुर की एक पहचान अलग लिहाज से रही है, सियासत के गलियारों के लिहाज से। आपको क्या एक मैसेज देने की कोशिश करना चाहती हैं? देखिए, सोनिया जी वहाँ कुछ भी कर लें, किसी तरह का मैसेज दे लें, इस चुनाव में कम से कम कांग्रेस के लिए रिवाइवल का कोई ऐसा लगता नहीं है कि रिवाइवल है। पिछले चुनाव में कांग्रेस को महज 4 सीटें मिली थी और कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है वो एकदम से खत्म हो चुका है और जनाधार भी बिल्कुल साफ है। और जिस तरह से आरजेडी और जेडीयू का जो गठबंधन हुआ उसमें ये जिस तरह से बाद में जाके किसी तरह शामिल हो गए हैं, उससे कांग्रेस को कोई फायदा होने वाला नहीं है। और ये जो अलग अलग चुनाव प्रचार हो रहा है उससे ये होगा कि जो जेडीयू का वोट है या आरजेडी का वोट है वो इनको ट्रांसफर नहीं हो पाएगा और या जेडीयू का वोट आरजेडी को नहीं जा पाएगा, आरजेडी का वोट जेडीयू को नहीं जा पाएगा। इन दोनों का गठबंधन शायद इसी फार्मूले पे है। गठबंधन का जिस मकसद से गठबंधन बनाया गया था वो मकसद लगता नहीं है कि पूरा हो, क्योंकि अगर आप अलग, ये मैसेज लोगों को ये जा रहा है कि गठबंधन नाम के लिए है लेकिन तीनों पार्टियों में कहीं कोई एकजुटता है नहीं और तीनों अलग अलग प्रचार कर रहे हैं और एक साथ मंच साझा तक करने के लिए तैयार कुछ मुद्दों को लेकर भी आपस में कई बार सुर्खियां बनती रही हैं। एक बार फिर से रुक करेंगे हमारे सहयोगी ऋतु का, जो बांका से मौजूद है। ऋतु, हमने देखा है कि बीते चुनाव की तारीखों के ऐलान से पहले भी प्रधानमंत्री ने जो भी कुछ बात कही है, एक तरीके से एजेंडा सेट किया है। आज जब वो विकास बात की बात कह के गए हैं उस राज्य में जहां पे जात बात की बात बहुत ज्यादा होती है, आने वाले दिनों की हम राजनीति को किस तरीके से देख सकते हैं? देखिए, उन्होंने बिहार की जनता को आज के अपने इस बांका के मन से एक बार बिहार से तमाम बड़े आंदोलनों की भी याद दिलाई। उन्होंने कहा कि बिहार ने फांसीवाद, जातिवाद, धर्मवाद, तमाम वो एक तरह से अंतर्विरोधों को भी झेला है और एक बार अब विकासवाद को वो चुने अहंकारवाद के बजाय।
तो आप इससे ये देख सकते हैं, देखिए लगातार जिस तरह से उन्होंने कहा है कि इसमें जो पहले चरण में जो 49 सीटें हैं अरेंद्र, उसमें से 12 सीटें ऐसी हैं जो नक्सल प्रभावित हैं, इसीलिए उन्होंने नक्सलवाद को भी उस मन से उस पर भी चर्चा की और उस पर बहुत साफ कहा कि जिस तरह से यहाँ के युवाओं में पलायन और रोजगार साल दर साल बढ़ता चला गया है, क्योंकि सरकारों ने इन दोनों समस्याओं के प्रति कोई भी एक तरह से स्पष्ट नीति नहीं रही है, ना पलायन को रोकने के लिए, न रोजगार को बढ़ाने के लिए, चाहे वो उद्योगों की नजर से आप देखें, उसकी नजर से या फिर कौशल विकास की नजर से। तो एक बार प्रधानमंत्री ने नौजवानों से भी कहा है कि आप हताश हैं, निराश हैं, लेकिन बुलेट के बजाय बैलेट को चुनिए। बुलेट का रास्ता विनाश की तरफ जाता है और बैलेट का रास्ता विकास की तरफ जाता है। तो कुल मिलाकर ये लगता है अरेंद्र कि हर तरह से युवाओं को लेकर, गरीबों को लेकर, महिलाओं को लेकर, तमाम उन लोगों को जो बुनियादी सुविधाओं से एक लंबे समय से वंचित हैं, हताश हैं, निराश हैं, व्यवस्था से भी, जनप्रतिनिधियों से भी, उन तमाम लोगों के सामने एक विकल्प दिया है और उन्होंने कहा है कि वो विकल्प विकास का ही है। तो जो विकास का मॉडल आपके सामने इस तरह से पेश करे कि आपको लगता हो कि वो विकास के तमाम मापदंडों, पैमानों पर खरा उतरेगा, आप उसको ध्यान में रख के, इस बार विकास को ही ध्यान में रख के, बिल्कुल केंद्र बिंदु कहीं ना कहीं बिल्कुल विकास बनता नजर आ रहा है। ऋतु, महत्वपूर्ण चीज आप जमीन से बता रही हैं। हरीश जी, आपको लगता है कि हम देख रहे हैं कि विकास की बात की जा रही है, लेकिन अगर हम बात करें विपक्षी दलों के लिहाज से तो बहुत ज्यादा व्यक्तिगत आरोप हो रहे हैं और कई बार शब्दों का जो चयन है शायद वो भी बहुत मर्यादित नहीं है। आपको लगता है कि ये दोनों चीजों में रणनीतिक रूप से किस प्रकार की कोशिश की जा रही है और इसका असर क्या हो सकता है? देखिए, असर तो प्रधानमंत्री ने खुद ही कहा है कि पूरे हिंदुस्तान की अगर तस्वीर बदलनी है तो बिहार उसका एक्सपेरिमेंट है। उन्होंने कहा है कि बिहार की जीत भारत की तस्वीर बदलने के लिए बहुत जरूरी है जी, क्योंकि अगर आपको याद हो तो उन्होंने सारे इतिहास का जो जिक्र भी किया वो यही था कि आपने सब कुछ देखा है, इतने सालों में आपने सबकी सरकारें देख ली हैं जी, एक मौका भाजपा को भी दें। तो ये जो उनका फोकस है वो उस फोकस से डिविएट नहीं हो रहे। बिहार एसेंशियली कास्ट पॉलिटिक्स का एक उसका एक्सपेरिमेंटल वो सबसे बड़ा ग्राउंड भी रहा है, राजनीतिक प्रयोगशाला कह सकते हैं, राजनीतिक प्रयोगशाला जिसको आप कहते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ये चाहते हैं कि बिहार उससे बाहर निकले और इसलिए उन्होंने विदेश में जो बिहार के लोग बसे हुए थे उनका भी जिक्र किया। वो अपनी टर्फ में लालू और नीतीश को लाना चाहते हैं कि भाई तुम विकास की बात करो। नीतीश को बार बार उनका यही कहना था कि तुमने अपने अहंकार में बिहार के विकास से कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज किया है जी, लेकिन लालू और नीतीश लगातार उनको कास्ट पर लाना चाहते। बिल्कुल बिल्कुल। आखिरी में आपसे एक सवाल, मेरा सवाल यह है कि आपको लगता है कि क्या अगर नीतीश ने महागठबंधन ना करके अकेले एकला चलो रे की नीति अपनाई तो शायद बेहतर होता, क्योंकि जो जमीन से आवाज आ रही है उसमें ये बात बहुत आ रही है कि साहब जिनके खिलाफ आपको चुना था आप उन्हीं के साथ मौजूद हैं। एक चीज ये, और दूसरा ये कि नीतीश जी की एक छवि जिस वक्त वो एनडीए में थे, एक छवि थी कि उनके राज्य में सुशासन है और विकास के काम हो रहे हैं, लेकिन जब से ये गठबंधन टूटा है उसके बाद से बहुत अच्छी स्थिति नहीं रही है। और जो सुशासन के नाम पे इनको वोट देने वाले थे उनका कहना है कि आप लालू के साथ जा रहे हैं, तो फिर वो जंगल राज वाली बात आ जाती है। और अभी जो कुछ आंकड़े हैं जैसे कि जो पर कैपिटा इनकम है बिहार का करीब 15,500 रुपये, जो कि जो राष्ट्रीय आंकड़ा है करीब 40,000 रुपये का है, तो उससे बहुत कम है। बिहार के लोग मजदूर से लेकर विद्यार्थी तक सारे बाहर के राज्यों में जाते हैं, दिल्ली आते हैं। पलायन एक बड़ी समस्या जो बिल्कुल उसके कारण तो बाहर जो विकास देखा है वो चाहते हैं बिहार में भी वो विकास। बिल्कुल, हम बहुत सी चीजें कारण हम लोग बात कर सकते हैं, लेकिन समय खत्म हो रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का, उसके अलावा हमारे दोनों सहयोगी ऋतु और राजेश, आप दोनों का शुक्रिया हमारे साथ में इस मुद्दे पे बात करने के लिए। और अब बात बिहार के वोटरों के मुद्दों की करते हैं। वोटर चौक में पटना जिले में बाढ़ के वोटरों से बात की हमारे संवाददाता कुमार आलोक ने। क्या कुछ निकला उनकी बातचीत में, जरा देखिए रिपोर्ट। वोटर चौक में यहाँ पर बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में है और हम यहाँ जानेंगे कि यहाँ के मतदाताओं की क्या राय है अपने प्रतिनिधियों के बारे में और इस क्षेत्र के बारे में। बाढ़ को जिला बनना चाहिए था, काफ़ी पुराने अनुमंडल में गिनती में आता है, लेकिन आज तक इस पर किसी का ध्यान नहीं गया। न तो यहाँ से जो जनप्रतिनिधित्व कर रहे थे उनका और ना ही मुख्यमंत्री का भी यह संसदीय जगह रहा था, जिनके द्वारा भी बाढ़ के लिए कुछ नहीं किया गया। काम किए, ऐसा नहीं काम नहीं किया, रोड वगैरह काम किए हैं, एक भी ऐसा नहीं
जो कि याद रखा जा सके। कुछ नहीं किया यहाँ की जनता के लिए। वो किसी की भी सरकार बने या कोई भी प्रतिनिधि जीते, वो बाढ़ के लिए क्या करे? सबसे पहले तो जिला बनाया जाए, सबसे पहले तो बाढ़ को जिला बनाया जाए। कोई भी जनप्रतिनिधि जीते यहाँ से, बाढ़ के लिए क्या करे? बाढ़ के लिए कोई जीत के क्या कर रहा है? नीतीश कुमार क्या किया, लालू जी क्या किया है? अभी तो बीजेपी का देखना है की करता है। वो तो मूर्ख बना के रखने किया इतना दिन से। कोई तो जनता के भलाई का तो कोई काम हुआ नहीं है यहाँ पर है। अब तो कुछ समझ में नहीं आता है कि हम जो है किधर के जो है क्या करें। स्टूडेंट हो, आप बताओ कि बाढ़ में जो भी कुछ हुआ है 5 सालों में कुछ हुआ है कि नहीं? अगर नहीं हुआ है तो क्या होना चाहिए? होना यही चाहिए कि गरीबों को अपना हक मिलना चाहिए, कि जैसे कि खेती बाड़ी है वो सब मिलना चाहिए। मेरे पास अभी रुपया नहीं, रुपया होना चाहिए। पढ़ लिख कर आज तक के भटक रहा हूँ। जो कार्य हुआ उससे संतुष्ट है यहाँ पर? नहीं, हम लोग कार्य से संतुष्ट नहीं है। यहाँ बहुत से कार्य की जरूरत है। जैसे सर यहाँ पर उमानाथ, बनारस के बाद एकमात्र ये जगह है जो उत्तरवाहिनी गंगा यहाँ बहती है, और इसका अगर इसको सौंदर्यीकरण कराया जाए तो इसका पर्यटन का क्षेत्र भी बढ़ सकता है। और इतने बड़े शहर में सर यहाँ आपको कोई धर्मशाला भी नहीं है। लोग आते हैं मतलब जहाँ तहाँ बस इसी तरह से बिताते हैं। खासकर यहाँ माघी पुनिया वगैरह जो होता है उसमें जो भी श्रद्धालु आते हैं, यहाँ नवादा वगैरह और हजारीबाग से लोग भी आते हैं, और उन लोग को इतनी तकलीफ होती है। दूसरी बात, जो अभी स्टेशन रोड आप चले जाइए, यहाँ जाम की समस्या इतनी, एक ओवर ब्रिज होनी चाहिए जो अभी तक नहीं हुआ है। फिर ये स्कूल कॉलेज का भी व्यवस्था बहुत अच्छा यहाँ नहीं है। पढ़ाई के मामले में गांव ग्राम से लोग यहाँ आ रहे हैं। टाल क्षेत्र है, टाल में भी पढ़ाई की अच्छी व्यवस्था नहीं। लोग शहर में आ रहे हैं लेकिन उनको पर्याप्त सुविधा नहीं मिल पा रही है। आप संतुष्ट हो कि यहाँ जो भी कार्य हुआ है, चाहे जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के लिए काम किया है? जी नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। अभी तो फिलहाल देख रहे हैं कि बाढ़ में वैसा साधन भी नहीं मिल पा रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं कि जिनको यहाँ से नहीं मन भर रहा तो पटना भी पढ़ते हैं, बाहर भी जाकर पढ़ते हैं। यही सब तो बाढ़ में उतना हो नहीं पाया सर। आगे आपसे हम जानना चाहेंगे कि 3-4 ऐसा क्या काम हो जो सरकार यहाँ करे या कोई भी जनप्रतिनिधि जीते तो करे? कि बाढ़ को नीतीश कुमार बोले थे कि जिला बना देंगे, उसके एवज में जो है सो उनको वोट मिला, भारी बहुमत से विजय भी हुए। आज तक जिला क्या बनावेंगे कि एक रोड भी सही नहीं है, एक गली भी सही नहीं है। शिक्षा की व्यवस्था तो इतना खराब है जिसका कोई जवाब नहीं है। उसके अलावे जो है सो यहाँ जो है सो बहुत ज़्यादा जो है से अथी भी है, दारू ज़्यादा मिलता है। प्रत्येक चौर चौराहा पर दारू खाना खुल गया, दारू पीता है लोग। हमने बाढ़ विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं से बातचीत की, उनकी क्या समस्याएं थी, जो प्रतिनिधि हैं यहाँ से जीते हुए उनका क्या कार्यशैली रहा पूरे 5 साल के दौरान, ये भी हमारे मतदाताओं ने यहाँ पर बताया, बाढ़ के मतदाताओं ने। और जो दूसरी चीज़ है यहाँ जो सबसे फेमस है वो यहाँ का लाई है, और यहाँ का लाई इतना टेस्टी है, इतना फेमस है कि ये सिर्फ बाढ़ में ही नहीं बल्कि पूरे बिहार में इसका डिमांड है, और लोग दूर दूर से यहाँ पर लाई खरीदने आते हैं। आप देख सकते हैं कि इतना लाई ये टेस्टी है। इसके टेस्ट का एक अलग ही अंदाज है जो सिर्फ ये बाढ़ और बिहार में ये लाई नजर आएगा। तो वोटर स्टॉक के लिए आज बस इतना ही। कल फिर हम किसी दूसरे क्षेत्र में आप लोगों से मिलेंगे। तो बाढ़ में एक तरीके से समस्याओं की बाढ़ ही नजर आ रही थी। खैर, चुनादेश में चलते चलते अब देखते हैं चुनावी एक्सप्रेस में क्या रहा आज खास। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह ने 6 जिलों के भाजपा कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को औरंगाबाद में किया संबोधित। कहा, कांग्रेस भ्रष्टाचार तो लालू अपराध के प्रतीक। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने भागलपुर के नौगछिया में किया दावा, टूटेगा महागठबंधन, नीतीश नहीं रहने वाले लालू के साथ। आरजेडी सुप्रीमो लालू ने ट्वीट करके आरएसएस और भाजपा पर साधा निशाना। गांधी जयंती पर किए ट्वीट से फिर विवादों में आए लालू। टिकट बंटवारे से नाराज लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद रामा सिंह ने फूका विद्रोह का बिगुल। पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ करेंगे चुनाव प्रचार। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सूर्यगढ़ा में प्रचार के दौरान बिहार को विकास के रास्ते से भटकाने का भाजपा पर लगाया आरोप। कहा, बिहार का विकास सिर्फ बिहारी ही कर सकता है। जेडीयू के पूर्व विधायक अनंत सिंह को कोर्ट से चुनाव लड़ने की मिली अनुमति। 7 अक्टूबर को कर सकते हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन। शांतिपूर्ण चुनाव कराने के लिए राज्य में पहली बार 734 दागियों को किया गया जिला बदर। भाजपा नेता सुशील मोदी ने लोगों से कहा, लालटेन चाहिए तो महागठबंधन को वोट दीजिए और यदि लाइट चाहिए तो एनडीए को।
जीतन राम मांझी की हम पार्टी पटना में कल जारी करेगी अपना घोषणा पत्र। उधर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह कल पटना में करेंगे कार्यकर्ता सम्मेलन। बिहार चुनाव में अवैध पैसों का मिलना जारी, मोतिहारी में 59 लाख कैश बरामद। जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव ने कहा, लालू कंस तो मैं कृष्ण का वंशज। लालू और नीतीश ने मिलकर बिहार को लूटा। तो जनादेश में आज बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। नमस्कार।